नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यास निर्मला भाग 5 में। बाबू साहब समझ गए कि पंडित मोटेराम कोरे पोथी के ही पंडित नहीं वरन व्यवहार नीति में भी चतुर हैं। बोले, पंडित जी, हलफ से कहता हूँ, मुझे उस लड़की से जितना प्रेम है उतना अपनी लड़की से भी नहीं है। लेकिन जब ईश्वर को मंजूर ही नहीं है तो मेरा क्या बस है। वह मृत्यु एक प्रकार की अमंगल सूचना है जो विधवा की ओर से हमें मिली है। यह किसी आने वाली मुसीबत की आकाशवाणी है। विधाता स्पष्ट रीति से कह रहा है कि यह विवाह मंगलमय न होगा। ऐसी दशा में आप ही सोचिए, यह संयोग कहाँ से उचित है। आप तो विद्वान आदमी हैं। सोचिए, जिस काम का आरंभ ही अमंगल से हो उसका अंत अमंगलमय हो सकता है। नहीं, जानबूझकर मक्खी नहीं निगली जाती। समधीन साहब को समझा कर कह दीजिएगा, मैं उनकी आज्ञा पालन करने को तैयार हूँ, लेकिन इसका परिणाम अच्छा न होगा। स्वास्थ्य के वंश में होकर मैं अपने परम मित्र की संतान के साथ यह अन्याय नहीं कर सकता। इस तर्क से पंडित जी को निरुत्तर कर दिया। वादी ने यह तीर छोड़ा था जिसकी उसके पास कोई काट न थी। शत्रु ने उन्हीं के हथियार से वन पर वार किया था और वह उसका प्रतिकार कर न सके। वह अभी कोई जवाब सोच ही नहीं रहे थे कि बाबू साहब ने फिर नौकरों को पुकारना शुरू कर दिया। अरे, तुम सब फिर गायब हो गए। झगड़ू, छकौरी, भवानी, गुरदीन, राम गुलाम एक भी नहीं बोलता। सब के सब मर गए। पंडित जी के वास्ते पानी वानी की फिक्र है या नहीं, न जाने इन सबों को कोई कहाँ तक समझाए। अक्ल छू तक नहीं गई। देख रहे हैं कि एक महाशय दूर से थके मांदे चले आ रहे हैं, पर किसी को जरा भी परवाह नहीं है। लाओ, पानी वानी रखो। पंडित जी, आपके लिए शरबत मंगवाऊं या फलारी मिठाई मंगवा दूं? मोटेराम जी मिठाइयों के विषय में किसी तरह का संबंध न स्वीकार करेंगे। उनका सिद्धांत था कि घृत से सभी वस्तुएं पवित्र हो जाती हैं। रसगुल्ले और बेसन के लड्डू उन्हें बहुत प्रिय थे, पर शरबत से उन्हें रुचि न थी। पानी से पेट भरना उनके नियम के विरुद्ध था। सकुचाने हुए बोले, शरबत पीने की तो मुझे आदत नहीं, मिठाई रखा खा लूँगा। भाल, फलारी ना मोटे, इसका कोई मुझे विचार नहीं। भाल, है तो यही बात। छूत छात सब ढकोसला है, मैं स्वयं नहीं मानता। अरे, अभी तक कोई नहीं आया। छकौरी, भवानी, गुरदीन, राम गुलाम, कोई तो बोलो। अब के भी वही बूढ़ा कहार खास्ता हुआ आकर खड़ा हो गया और बोला, सरकार, मोर तलब दे दिन जाए, ऐसी नौकरी मोह से न होई। कहाँ लो दौरी दौड़त दौड़त लौड़ पिरारत लागत है। भाल, काम कुछ करो या न करो, पर तलब पहले दीजिए। दिन भर पड़े पड़े खासत हो, तलब तो तुम्हारी चढ़ रही है। जाकर बाजार से एक आने की ताज़ी मिठाई ला दो। दौड़ता हुआ जाना। कहार तो यह हुक्म देखकर बाबू साहब घर में गए और स्त्री से बोले, वहाँ से एक पंडित जी आए हैं, यह खत लाए हैं, ज़रा पढ़ो। पत्नी का नाम रंगीली बाई था। गोरे रंग की प्रसन्न मुख महिला थी। रूप और यौवन उनसे विदा हो रहे थे, पर किसी प्रेमी मित्र की भांति मंचल मंचल कर 30 साल तक जिसके गले से लगे रहें उसे छोड़ते न बनता था। रंगीली बाई बैठी पान लगा रही थी। बोली, कह दिया न कि हमें वहाँ ब्याह न करना है। भाल, हाँ कह तो दिया, पर मारे संकोच के मुंह से शब्द नहीं निकलता था। झूठ मूठ का होला करना पड़ा। रंगीली, साफ बात करने में संकोच क्या है? हमारी इच्छा है नहीं है, किसी का कुछ लिया तो नहीं है। जब दूसरी जगह 10,000 नगद मिल रहे हैं तो वहाँ क्यों न करूँ। उनकी लड़की कोई सोने की थोड़ी ही है। वकील साहब जीते होते तो शर्माते शर्माते 15-20 हज़ार तो दे देते। अब वहाँ क्या रखा है। भाल, एक दफ़ा जबान देकर मुकर जाना अच्छी बात नहीं। कोई मुख से कुछ न कहे,
पर बदनामी हुई बिना नहीं रहती, मगर तुम्हारी जिद से मजबूर हूँ। रंगीली बाई ने पान खाकर खत खोला और पढ़ने लगी। हिंदी का अभ्यास बाबू साहब को तो बिल्कुल न था, और यद्यपि रंगीली बाई भी शायद ही कभी किताब पढ़ती हो, पर खत वत पढ़ लेती थी। पहली ही पांति पढ़कर उनकी आंखें सजल हो गई और पत्र समाप्त किया तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक एक शब्द करुणा के रस में डूबा हुआ था। एक एक अक्षर से दीनता टपक रही थी। रंगीली बाई की कठोरता पत्थर की नहीं, लाख की थी, जो एक ही आज से पिघल जाती थी। कल्याणी के करुणा वाले शब्दों ने उनके स्वार्थ मंडित हृदय को पिघला दिया। रूठे हुए कंठ से बोली, अभी ब्राह्मण बैठा है ना? भालचंद्र पत्नी के आंसुओं को देखकर सूखे जाते थे। अपने ऊपर झल्ला रहे थे कि नाहक मैंने यह खत इसे दिखाया। इसकी ज़रूरत क्या थी? इतनी बड़ी भूल उनसे कभी न हुई थी। संगीत भाव से बोले, शायद बैठा हो, मैंने तो जाने को कह दिया था। रंगीली ने खिड़की से झाँक कर देखा। पंडित मोटेराम जी बगुलों की तरह ध्यान लगाए बाजार के रास्ते की ओर ताक रहे थे। लालसा में विग्रह होकर कभी यह पल्लू बदलती, कभी वह पहलू। एक आने की मिठाई ने तो आशा की कमर ही तोड़ दी थी। उसमें भी यह विलंब दारुण दशा थी। उन्हें बैठे देखकर रंगीली बाई बोली, है अभी हैं, जाकर कह दो हम विवाह करेंगे, ज़रूर करेंगे। बेचारी बड़ी मुसीबत में है। भाल, तुम कभी कभी बच्चों जैसी बातें करने लगती हो। अभी उसने कहा ना, मुझे विवाह करना मंजूर नहीं। एक लंबी चौड़ी भूमिका बांधनी पड़ी। अब जाकर यह संदेश कहूँ तो वह अपने दिल में क्या कहेगा? ज़रा सोचो, यह शादी विवाह का मामला है, लड़कों का खेल नहीं कि अभी एक बात तय की अभी पलट गए। भले आदमी की बात न हुई, दिल लगी हुई। रंगीली, अच्छा तुम अपने मुंह से न कहो, उस ब्राह्मण को मेरे पास भेज दो। मैं इस तरह समझा दूंगी कि तुम्हारी बात भी रह जाए और मेरी भी। इनमें तो कोई आपत्ति नहीं है। भाल, तुम अपने सिवा सारी दुनिया को नादान समझती हो। तुम कहो या मैं कहूँ, बात एक ही है। जो बात तय हो गई वह हो गई। अब मैं उससे फिर नहीं उठाना चाहता हूँ। तुम ही तो बार बार कहती थी कि मैं वहाँ नहीं करूँगी। तुम्हारे ही कारण मुझे अपनी बात खोनी पड़ी। अब तुम फिर रंग बदलती हो। यह तो मेरी छाती पर मूंग डालना है। आखिर तुम्हें कुछ तो मेरे समान मान सम्मान का विचार होना चाहिए। रंगीली, तो मुझे क्या मालूम था कि विधवा की दशा इतनी हीन हो जाएगी। तुम्ही ने तो कहा था कि उसने पति की सारी संपत्ति छिपा रखी है और अपनी गरीबी का ढोंग रचकर काम निकलवाना चाहती है। एक ही छंटी औरत है। तुमने जो कहा वह मैंने मान लिया। भलाई करके बुराई करने में जो लज्जा और संकोच है, बुराई करके भलाई करने में कोई संकोच नहीं। अगर तुम हाँ कर आयो और मैं नहीं करने को आती तो तुम्हारा संकोच उचित था। नहीं करने के बाद हाँ करने में तो अपना बड़प्पन है। भाल, तुम्हें बड़प्पन मालूम होता हो, मुझे तो लुच्चापन ही मालूम होता है। फिर तुमने यह कैसे मान लिया कि मैंने वकीलाइन में विषय में जो बात कही थी वह झूठ थी? क्या वह पत्र देखकर तुम जैसी खुद सरल हो, वैसे ही दूसरों को भी सरल समझती हो? रंगीली, इस पत्र में बनावट नहीं मालूम होती। बनावट की बात दिल में चुभती नहीं, उसमें बनावट की गंध अवश्य रहती है। भाल, बनावट की बात तो ऐसी चुभती है कि सच्ची बात उसके सामने बिल्कुल फीकी मालूम होती है। यह किस्से कहानियाँ लिखने वाले जिनकी किताबें पढ़ पढ़ कर तुम घंटों रोती हो, क्या सच्ची बातें लिखते हैं? सरासर झूठ का तुमार बांधते हैं। यह भी एक कला है। रंगीली, क्यों जी, तुम मुझसे भी उड़ते हो, दाई से पेट छिपाते हो। मैं तुम्हारी बातें मान जाती हूँ तो तुम समझाते हो, इससे चमका दिया, मगर मैं तुम्हारी एक एक नस पहचानती हूँ। तुम अपना ऐब मेरे सिर मढ़ कर खुद बेदाग बचना चाहते हो। बोलो, कुछ झूठ कहती हूँ? जब वकील साहब जीते थे तो तुमने सोचा था कि ठहराव की ज़रूरत ही क्या है, वे खुद ही जितना उचित समझेंगे देंगे, बल्कि बिना ठहराव के और भी ज़्यादा मिलने की आशा होगी।
अब जो वकील साहब का देहांत हो गया तो तरह तरह के हीले हवाले करने लगे। यह भलमनसी नहीं, छोटापन है। इसका इल्ज़ाम भी तुम्हारे सिर है। मैं अब शादी ब्याह के नचीन न आऊँगी। तुम्हारी जैसी इच्छा हो करो। ढोंगी आदमियों से मुझे चिढ़ है। जो बात करो सफाई से करो, बुरा हो या अच्छा।